हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव की जो आपकी बुक है वुवन वर्ड्स, उसका फोर्थ ऐसे है ट्राइबल वर्स नाम से। उस ट्राइबल वर्स को आज हम करने जा रहे हैं। ये ट्राइबल वर्स जो है जी एन डैनी ने लिखा था, जी एन डेवी ने, डेवी देवी जो भी आप कहना चाहते हैं। तो जी एन डेवी के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। 1950 में 1950 में जो है इनका जन्म हुआ था। तो चलिए पहले इनके बारे में अबाउट द ऑथर जो चैप्टर के लास्ट में दिया होता है वहीं से शुरुआत करते हैं इनके बारे में। ये यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं इन बिटवीन द चैप्टर। तो चलिए अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। जी एन डेवी। जी एन डेवी का जो जन्म है 1950 में हुआ था। फॉर्मरली प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, अब ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, रह चुके हैं एट महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। अब ये बड़ौदा की एक यूनिवर्सिटी है, महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके हैं। एंड इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द ट्राइबल अकेडमी एट तेजगढ़ गुजरात। और अभी ये कहाँ है? अभी ये तेजगढ़ गुजरात के अंदर ट्राइबल अकेडमी है एक, उस ट्राइबल अकेडमी के डायरेक्टर हैं और फाउंडर भी हैं। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ साहित्य अकादमी प्रोजेक्ट्स ऑन लिटरेचर इन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड ओरल ट्रेडिशंस। अब साथ ही साथ ये कबीलों में या ट्राइबल्स में जो बोली जाने वाली भाषा होती है या फिर कुछ इन पे जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उनके भी ये डायरेक्टर हैं। यानी कि साहित्य अकादमी जो भी परियोजना चलती है उसके अकॉर्डिंगली यानी कि प्रोजेक्ट चलते हैं उसके भी ये फाउंडर हैं, निर्देशक हैं। ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज बुक आफ्टर अमनेशिया एंड द सार्क राइटर्स फाउंडेशन अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन द डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब इनकी एक बुक थी आफ्टर अमनेशिया, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और साथ ही साथ ये सार्क लेखन फाउंडेशन पुरस्कार होता है जो सार्क राइटर्स फाउंडेशन अवार्ड, ये भी मिला था। ये इन्हें मिला था डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए जो इनका काम था, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं विमुक्त जनजातियां, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। तो ये तो हो गया अबाउट द राइटर। अब चलिए कुछ स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, स्टोरी की तरफ जानेंगे हम। ये स्टोरी मेनली जो है ट्राइब्स के ऊपर है, यानी कि जनजातियों के ऊपर ही पूरा अपना काम जो है वो करती है। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं अब। तो इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत होती है। क्या दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में? दैट द रूट्स ऑफ इंडियाज लिटरेचर, the roots of India's literary traditions can be traced to the rich oral literatures of the tribals आदिवासीज। अब ये कहते हैं कि जो भारत में जो इंडिया में साहित्यिक परंपराएं हैं उनका पता हमें कैसे लगता है? उनका पता हमें लगता है जो जनजातियां हैं, जो यहाँ पे आदिवासी बसते हैं, उनका जो मौखिक साहित्य है यानी कि ओरल लिटरेचर है, यानी कि ये जो बोलियां या कबीलों में कुछ भी ये गाते रहते हैं, जो इनका काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, उससे ही इनकी पहचान है, उसी से ये फेमस हुए हैं, यानी कि उसी से इनकी पहचान आई है। और ये ही इंडिया के रूट भी हैं, यानी कि इंडिया के लिए हम कह सकते हैं रूट है, काफ़ी ज़्यादा डीपली ये यहाँ पर रहते हैं। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स और चैंटिंग। दीज वर्सेज, वर्स क्या होता है? वर्स होता है पोइट्री। दीज या फिर आप इसे गीत भी कह सकते हैं। दीज वर्सेज आर एक्सप्रेशंस ऑफ द क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड ऑफ ट्राइबल एग्जिस्टेंस। अब ये ज़्यादातर क्या करते हैं? ये गाते हैं अपने गीत, यानी कि खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गीतों से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये गीत कैसे गाए जाते हैं? चैंटिंग करते हुए। चैंटिंग करना क्या होता है? बार बार दोहराना किसी चीज़ को, यानी कि अपने गीतों को बार बार दोहराते रहते हैं। एक इसके जो मीनिंग है जो भी मैं बताऊंगा वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से पहले ये सारे मीनिंग लिख लीजिएगा, पेज वाइज लिखे होंगे मीनिंग्स, तो उसके बाद ये स्टार्ट कीजिएगा वीडियो। तो ये गीतों से अपनी शुरुआत करते हैं, यानी कि गीतों से इनकी पहचान है, गीत गाते हैं ये, या फिर गीतों को दोहराते हैं, अलग अलग तरह की सुर लगाते हैं उसमें। और ये जो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये गाते हैं तो पता लगता है कि इन जनजातियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं जितने भी, ये कैसे हैं, नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचर को
अपने आप से जोड़ते हुए दिखा रहे हैं, अपना क्लोज कॉन्टैक्ट दिखा रहे हैं नेचर के साथ, इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। दे हैव बीन orally transmitted from generation to generation and have survived for several ages। अब यहाँ पर ये जो बात हुई है इसे हम एक बैलेड का एग्जाम्पल कह सकते हैं, यानी कि जो बैलेड होते हैं, बैलेड भी एक एज से यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, वो भी ओरली पास होते हैं। जैसे आपने सुना होगा शादियों में गीत गाए जाते हैं, तो वो गीत शादी से पहले मतलब हफ्ता भर, हमारे कम्युनिटी में बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारी कम्युनिटी में शादी से हफ्ता भर पहले गीत गाए जाते हैं जो लेडीज़ गाती हैं। वो गीत कहीं पर भी लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो ओरली एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि जैसे एक लेडीज़ गा रही है, उसको सुनते सुनते दूसरी गाने लग गई, फिर उसको देखते देखते कोई बच्ची भी गाने लग गई, फिर कुछ सालों बाद वो बच्ची कहीं और किसी और की शादी में वो गीत गा रही है। इस तरह से वो ओरली ट्रांसमिट हो रहे हैं, ओरली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इसी तरह इनके भी जो गीत हैं ट्राइबल्स वाले, ये भी इस तरह ओरली ट्रांसफ़र होते रहते हैं। हाउ एवर अ लार्ज नंबर ऑफ दीज आर ऑलरेडी लॉस्ट ड्यू टू द वेरी फैक्ट ऑफ देयर ओरलिटी। हालांकि एक ये भी रीज़न रहा है कि ये ओरली गाते थे गीत, इस वजह से, इस ओरलिटी की वजह से, यानी कि मौखिक रूप से गाने की वजह से बहुत ज़्यादा हद तक ये लॉस्ट भी हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अब इनका देखना नहीं हो पाता है, हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। द फोर्सेज ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि अब शहरीकरण होने लग गया है, प्रिंट यानी कि रंगाई छपाई का काम, कल्चर होने लग गया है, और कॉमर्स यानी कि व्यवसाय हो गया है, हैव रिजल्टेड इन नॉट जस्ट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज बट ऑल्सो ऑफ देयर लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी कल्चर्स। अब इन सभी की वजह से, यानी कि शहरीकरण हुआ, प्रिंट कल्चर यानी कि जो रंगाई छपाई के काम बढ़ने लगे, और कॉमर्स यानी कि व्यापार भी बढ़ने लगा, इन सभी का रिजल्ट ये आया कि इनके जो ट्राइबल्स का जो लिटरेरी कल्चर और लैंग्वेज कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ने लग गया, काफ़ी ज़्यादा हाशिए पर आ गया, अपने बहुत ही कम होने लग गया। दो सम अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फॉर द कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड देयर लिटरेचर्स। तो अब इसके लिए क्या किया गया? अब इसके लिए जनजातियों के साहित्य थे जो, यानी कि ट्राइबल्स के जो साहित्य थे, इनको संजो कर रखने के लिए, इनको जोड़ कर रखने के लिए और इनको बचा कर रखने के लिए अब कुछ प्रयास किए गए हैं। विदाउट मोर कंसर्न एफर्ट्स एट एन एक्सेलरेटेड पेस वी आर इन डेंजर ऑफ लूजिंग एन इनवैल्यूएबल पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड रिच लिटरेरी हेरिटेज। और अब क्या बात आती है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते हैं, यानी कि इतनी स्लो ही स्पीड से इनको संजो कर, इनको जोड़कर रखना चाहें, तो ये नहीं बच पाएंगे। यानी कि हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी इनको बचा कर रखने के लिए, एक्सेलरेटेड पेस यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये बच सकें। और अब काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है कि हम इतने मतलब रिच कल्चर होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी हिस्ट्री होने के बाद भी हमारी, यानी कि इन ट्राइबल्स की वजह से हमारी हिस्ट्री, हमारी जो भी लिटरेरी थिंग्स हैं वो सारी इतनी रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं मतलब, तो इनको खोने का काफ़ी ज़्यादा खतरा सा बना हुआ है। ये हमारे लिए एक अमूल्य विरासत हुई पड़ी है, इसे हम खोने की कगार पर हैं, ये बताता है यहाँ पर हमें जो ऑथर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, दिस सेक्शन इज अ स्मॉल अटेम्प्ट। अब किस सेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये चैप्टर। तो इस सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर देयर इज अ स्मॉल attempts to familiarize students with some aspects of the enormous wealth of oral tribal literature। अब यहाँ पर कुछ जोड़ने की बात आ रही है कि किसी ना किसी तरह ये एक छोटा सा तरीका है कि हम जो जनता है उसे जोड़ सकें, इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारी इनॉर्मस वेल्थ से, यानी कि इनॉर्मस का क्या मीनिंग होता है, जो हमारी विशाल, जो ह्यूज हमारी वेल्थ है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ओरल ट्राइबल लिटरेचर है, यानी कि जो संगीत, जो गीत हैं, जो नृत्य हैं ट्राइबल्स के, उसको संजो कर रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स को इससे कुछ जोड़ रहे हैं।
इट बिगिंस विद एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एसे बाय जी एन डेवी। अब ये जी एन डेवी के एक एक्सट्रैक्ट से स्टार्ट होता है, इन विच ही डिस्कसेस द नीड टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द स्टडी ऑफ ट्राइबल लिटरेचर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कैनोनाइज्ड रिटन टेक्स्ट। अब आगे क्या बात कर रहे हैं कि जी एन डेवी के जो ये स्टोरी है, एक्सट्रैक्ट है, इससे हमारी शुरुआत होती है, जिसमें क्या किया गया है, जो भी स्वीकार किए गए नियम हैं, यानी कि कैनोनाइज्ड रिटन टेक्स्ट, यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारे संविधान में बात कर लें या कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कहीं और भी, उनमें जो भी स्वीकार किया गया है या फिर जो लिखित ग्रंथ हैं, जो बड़े बड़े लिखित हुए फ्रेमवर्क्स हैं, उनके साथ क्या करना चाह रहा है यहाँ पर, उनके साथ क्या करना चाह रहा है कि जनजातियों के जो साहित्य हैं उनको और बढ़ावा मिले, उनको और जगह मिले, यानी कि ये एक स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं इन सभी के बीच में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे ट्राइबल्स के लिए कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क बने या फिर लोग भी इस लिटरेचर को जाने अच्छे से। ये चीज़ यहाँ पर ये क्रिएट करना चाह रहा है हमारा जो ऑथर है। वट ही आर्ग्यूज फॉर इज, अब ये जिस चीज़ का आर्ग्यू कर रहा है वो क्या है, इज द नीड फॉर अ new method to identify and read in which orality is not dismissed as casual utterances in different dialectics। अब एक नया मेथड क्रिएट करना चाह रहा है यहाँ पर जी एन डेवी, और वो यहाँ पर अपना सुजेशन देता है कि जैसे साहित्य को पहचानना है, हमें लिटरेचर को पहचानना है और इसे पढ़ने का एक नया तरीका है, उसे हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, यानी कि उसे हमें इसमें लाने की ज़रूरत है। और इसे लाने से क्या होगा, इससे जो भी डिफरेंट टाइप के डायलेक्ट्स होंगे, जो अलग अलग टाइप की बोलियां होंगी, उसमें उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो कैजुअल अटरेंसेज होते हैं, यानी कि अचानक से कोई कथन बोल दिया जाता है, कुछ कोई बोल देता है, तो उससे डिसमिस नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे अनदेखा नहीं किया जाएगा, उसे भी इसमें रखा जाएगा, यानी कि उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर हम अब यहाँ पर डायरेक्ट पोइट क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक हिंदी की पोएम है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि हिंदी के स्टूडेंट्स के साथ साथ वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ने को मिले और वो उस हिंदी लिटरेचर है उसके साथ भी जुड़ा रहे किसी ना किसी तरह से। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अलग अलग डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करने चाहिए, हमें विभिन्न भाषाओं को जोड़ना चाहिए एक दूसरे से, ताकि ये एक दूसरे से जुड़े रहें और दूर ना हो और इनकी पहचान भी बनी रहे। मान लीजिए हिंदी के साहित्य को एक बार कम कर दिया जाए और इंग्लिश लिटरेचर को ऊपर कर दिया जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इन दोनों का बैलेंस भी अच्छा बना रहे, हिंदी को भी लोग उतना ही जाने जितना कि इंग्लिश को जान रहे हैं, इंग्लिश को भी उतना ही जाने जितना हिंदी को जान रहे हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ही एक क्रिएट करना चाह रहा है पोइट इस चीज़ को कि हाँ ये नया मेथड यूज़ करो और इनको ट्रांसलेट करो। दिस इज़ फॉलोड बाय 2 सॉन्ग्स। अब ये ट्राइबल्स की जो बात आ रही है ये शुरू होती है 2 सॉन्ग से। वन संग ऑन द ओकेजन ऑफ चाइल्ड बर्थ बाय द मुंडा ट्राइबल्स। अब एक कौन गाता है, एक तो गाता है मुंडा जनजाति के लोग गाते हैं जो कि बच्चे के जन्म के टाइम पर गाते हैं, चाइल्ड बर्थ पर गाते हैं। एंड द अदर ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ बाय द कोंद ट्राइब्स। और दूसरा जो गीत गाया जाता है वो कौन गाते हैं, वो गाते हैं कोंद जनजाति के लोग। यहां पर मैं लिख देता हूं, जो कोंद जनजाति के लोग हैं वो तो गाते हैं डेथ पर सॉन्ग, ये वाला जिस सॉन्ग की आगे बात होने वाली है। और जो मुंडा जनजाति के लोग हैं वो गाते हैं चाइल्ड बर्थ पर, यानी कि बच्चे के जन्म पर। तो इसी के बारे में पोइट बात करने वाला है, पोइट क्या सॉरी ये जो हमारा ऑथर है ये बात करने वाला है इन जनजातियों के बारे में ही, इन लोगों के बारे में ही कुछ ना कुछ बात करने जा रहा है कि ये विलुप्त ना हो, इन्हें हमें बनाकर रखना चाहिए। नाउ द थर्ड वर्स इज अ चैंटिंग इन द रिचुअलिस्टिक रिलीजियस लैंग्वेज ऑफ द आदि ट्राइब। अब यहाँ पर एक तीसरा वर्स निकल कर आता है, तीसरी कविता निकल कर आती है, तीसरा गीत निकल कर आता है। और ये गीत क्या है, एक भजन के रूप में है। और ये भजन कौन गाता है, ये जो आदि जनजाति के लोग हैं इनकी पारंपरिक भाषा में है, पारंपरिक धार्मिक भाषा में, यानी कि जो परंपराओं से इनकी जो धार्मिक भाषा चली आ रही है उस भाषा में ये सॉन्ग है। नोट द सेम एज देयर लैंग्वेज ऑफ कन्वर्जेशन।
और ये इनकी धार्मिक भाषा में, ध्यान रखिएगा, इनकी कन्वर्जेशन की भाषा में नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि आदि ट्राइब की जो सॉन्ग गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है, वो उनकी कौन सी लैंग्वेज में गाया जाता है? क्या वो उनकी जो रिचुअलिस्टिक रिलीजियस लैंग्वेज है उसमें गाया जाता है, या फिर उनकी जो कन्वर्जेशन की लैंग्वेज है उसमें गाया जाता है? तो ये डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। Even though this is merely a small representation of a treasure of tribals or Adivasi songs, it indicates the immense diversity that exists among tribal groups. अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो जनजातियाँ हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये इन जो भी गीत गाते हैं, ये इनके खजाने का, यानी कि इनकी जो भी रिच हेरिटेज है, या फिर इनकी जो भी इन्होंने आज तक गेन किया है, उनका एक छोटा सा पार्ट ही है। ये जो जनजातियां हैं, ये जो समूह हैं, ये इनकी मतलब एक दूसरे ही वे में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत हेरिटेज है, हम बहुत ही रिच हैं इन चीज़ों में, हम काफ़ी इन चीज़ों से ऊपर हैं। इट इंडिकेट्स द इमेंस डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट अमंग ट्राइबल्स ग्रुप। और ये ट्राइबल्स ग्रुप के अंदर, यानी कि इन जनजातियों के बीच ही हेरिटेज पाई जाती है इनकी, ये इनके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। inevitably influenced by their very specific historical, cultural and geographical locations, tribal societies continue to retain and reproduce their distinctive traditions, which usually find expressions through their different languages. अब आगे क्या बात करते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनके जो बहुत ही ऐतिहासिक, जो भी सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और भौगोलिक स्थितियां हैं, उन पर इनका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा है नहीं पड़ा। जनजातियां जो है वो समाज पर, यानी कि हमारा जो समाज है उस पर स्पष्ट रूप से दूसरों से भिन्न, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने परंपराएं हैं, जो इनके रिचुअल्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करके रखते हैं, और उनको काफ़ी लंबे समय तक चलाए रखते हैं। ये संभाल कर रखना और इनको रिक्रिएट करना, यानी कि इनको पैदा करना, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक सफल रहे हैं। और ये क्या करते हैं, जो अपने भावों को है, जो अपने इनके मन के भाव हैं, उनको अपनी विभिन्न विभिन्न भाषाओं से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से ये कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू देयर डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब अपने एक्सप्रेशंस को ये अलग अलग लैंग्वेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ ये गेन कर सकें, अपना नाम बना सकें। हाउएवर, इट इज़ इक्वली ट्रू दैट though possessing their very specific language, most tribal societies such as Munda, Kond, Adi and Bondo are bilingual. अब यहाँ पर इनकी भाषाओं की बात आती है कि ये बात तो सच है कि मतलब ये अपने अलग अलग भाषाओं की वजह से फेमस होते हैं, यानी कि अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस को लेकर ही ये फेमस होते हैं। लेकिन ये बात भी कहीं झूठ नहीं है कि ये जो मुंडा जनजाति है, कोंद जनजाति है, आदि और बोंडो, ये सारी जनजातियां हैं, ये बायलिंगुअल है, यानी कि द्विभाषी हैं, दो लैंग्वेजेस बोलती हैं कम से कम। हालांकि ये अपनी एक लैंग्वेज के लिए फेमस हो जाते हैं, लेकिन कम से कम ये दो लैंग्वेज तो बोलकर ही रखते हैं। मोर ओवर, वाइल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द संथाल या सांथाल become important subject in dominant literary streams such as Bangla literature, there is a fairly well developed Santhali literature too. अब आगे संथाली लिटरेचर की बात आती है कि जब हम संथाल जनजाति जैसे समूह की बात करते हैं और बांग्ला साहित्य जैसी प्रमुख साहित्यिक धाराओं में ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बने हुए हैं। कौन? ये जो संथाल जनजाति है, ये संथाल जनजाति का जो भी लिटरेचर है उनमें काफ़ी ज़्यादा, बांग्ला लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा हिट हुए पड़े हैं संथाल वाले, ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। देयर इज़ अ फेयरली वेल डेवलप्ड संथाली लिटरेचर टू। और इसी वजह से इन सभी जनजातियों, यानी कि मुंडा जनजाति, कोंद, आदि और बोंडो जनजाति के अलावा भी संथाल जनजाति भी है जिन्होंने अपना एक डिफरेंटली नाम बना लिया है, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस या डेवलप हो चुके हैं। बिसाइड्स दिस, tribals like Santhal and Munda have also played a prominent role in social political movement of their regions. Okay. तो अब बात आती है इन सभी के अलावा, ये जो गीत वगैरह हो गए, इन सभी के अलावा जो संथाल और मुंडा जनजाति है, इन्होंने एक बहुत ही
हाई रोल प्ले किया है। इनकी जो सोशियो यानी कि सामाजिक राजनीतिक जो मूवमेंट्स इनके आंदोलन हुए थे उनमें भी इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भाग लिया था। बिरसा मुंडा 1871 to 1901 spent his whole life fighting against colonialism and the exploitation of laborers। अब यहाँ पर एक बात आती है, वो आती है किस पर्सन के बारे में? बिरसा मुंडा नाम के बंदे के बारे में। और इनके बारे में बात आती है कि इन्होंने अपना जो सारा जीवन है ना वो कॉलोनियल यानी कि बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए और लेबर्स के लिए और उनके एक्सप्लॉयटेशन पर, यानी कि जो मतलब इन पर शोषण होता था लेबर्स पर, उस उनको बचाने के रूप में ही अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो लगा दिया था। द सांथाल्स हैव एमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट ग्रुप एज द एट द रीजनल एंड स्टेट लेवल्स थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द झारखंड मूवमेंट। और इसके अलावा सांथाल जो जनजाति है वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर आई। अब उभर कर किस में आई? एक तो रीजनल में, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा अपनी जाति में फेमस हुए, साथ ही स्टेट लेवल पर भी इन्होंने जो झारखंड का आंदोलन हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा भाग लिया, अच्छे से पार्टिसिपेट किया और तभी ये उभर कर भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आए, यानी कि अपना एक नाम बना लिया इन्होंने। The three selected songs give us a small glimpse into the rich repository of folk songs that is an expression of the tribal vision of life। अब यहाँ पर हमने 3 गानों की बात की, एक तो मुंडा जनजाति जो गाती है और एक कौन जनजाति जिनके बारे में दो फेमसली बात की थी, और एक उसके अलावा तीसरा गाया था इन्होंने आदि जनजाति के बारे में जो कि आदि जनजाति गाती है। तो इन 3 सॉन्ग्स के बारे में हमने बात की। हालांकि सॉन्ग्स के बारे में बात नहीं की, सिर्फ सॉन्ग के नाम के बारे में भी बात नहीं की हमने, तो इनकी जनजाति के बारे में बात की है कि हाँ मुंडा जनजाति जो है बच्चे के जन्म पे गाती है, कौन जनजाति जो है वो डेथ पर गाती है, और आदि जनजाति वाला जो है वो एक भजन के रूप में है, ये बात हमने की है। हालांकि इस जो गीत हैं इनके जो भी रिचुअल्स हैं वो आगे चैप्टर के अंदर आएंगे आपके ऐसे के अंदर, तो तब हम इनके जो गीत हैं उन पर भी बात करेंगे, उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो इनके गीतों की बात की है हमने, द 3 सेलेक्टेड सॉन्ग्स, ये जो हमने 3 सेलेक्टेड सॉन्ग्स बात की है, गिव अस अ स्मॉल ग्लिम्स इनटू द रिच रिपोजिटरी ऑफ फोक सॉन्ग्स। अब ये फोक सॉन्ग्स यानी कि गाँवों में या फिर काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से गाए जाने वाले सॉन्ग्स में काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठे हुए हैं। दैट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ट्राइबल विजन ऑफ लाइफ। और ये चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि ट्राइबल जनजाति जो है यानी कि जनजाति वाले जो लोग हैं उन्हें देखने का एक नज़रिया जो है लाइफ का, उसके बारे में हमें मेनली दिखाती है। यानी कि ट्राइबल वाले प्रकृति को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जानते हैं, उसके बारे में हमें एक झलक देखने को मिलती है। देयर क्लोज कनेक्शन विद नेचर इज एविडेंट फ्रॉम देयर बिलीफ इन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। अब इनका जो क्लोज कनेक्शन है नेचर के साथ वो हमें क्या दिखाता है, जो इनका संपर्क है नेचर के साथ वो हमें दिखाता है कि इनके जो लोग हैं, इनके जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। यानी कि अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो आजकल अर्बनाइजेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, तो उस चक्कर में पेड़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कट रहे हैं, गाँवों के खेत कट रहे हैं, वहाँ पर कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं या बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट तो हो रहा है इस वजह से, ये बात भी सही है। लेकिन इनकी जो ट्राइबल यानी कि जनजाति वाले लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में रिच हैं कि ये अपने कल्चर को कहीं भी नहीं जाने देते, ये प्रकृति के साथ आपस में जुड़े हुए हैं और इसी जोड़ की वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा अपने आज के समय में भी रिच हैं इन चीज़ों में, यानी कि अपने हेरिटेज में। चलिए आगे बात करते हैं। नेचर फॉर देम इज लिविंग एंड रिस्पॉन्सिव टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन एक्शंस, डिमांडिंग रिस्पेक्ट एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ को एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर बात हो रही है नेचर फॉर देम, यानी कि उनके लिए जो प्रकृति है इज लिविंग एंड रिस्पॉन्सिव टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब ये क्या कहते हैं कि उनके लिए जो प्रकृति है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह, यानी कि वो जीवित है, उन्हें वो जिंदा मानते हैं प्रकृति को। और ये जो उनके लिए जो मानवीय अस्तित्व है, ह्यूमन का जो ह्यूमन यहाँ पर रह रहा है वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं इनके ह्यूमंस भी इस चीज़ के लिए।
तो ये क्या कहते हैं कि जो मानवीय क्रियाएं हम कर रहे हैं, जो ह्यूमन एक्शंस हम कर रहे हैं हर तरह के, वो नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम एक नेचर को बनाकर रखेंगे तो हमें नेचर यहाँ पर रहने के लिए इजाज़त देगा। यानी कि इनकी जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, ये बताती है कि नेचर हमसे एक तरह की डिमांड कर रहा है कि हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो तुम मेरे साथ उतना ही अच्छा बिहेवियर करो जितना कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यानी कि मैं तुम्हें पेड़ पौधे दे रहा हूँ, तो तुम उन पेड़ पौधों को बड़ा करो, उन्हें पालो, उन्हें अच्छे से संजो कर रखो। ये यहाँ पर बात कही गई है। द सॉन्ग्स एग्जिस्ट ओरिजिनली इन द नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ द ट्राइबल्स एंड आर संग और चैंटेड। अब यहाँ पर इनके गानों की बात आती है कि इनके जो गीत हैं वो मूल रूप से इनकी जनजातियों के जो बर्थ लैंग्वेजेस होती हैं उनमें गाया जाता है। नेटिव क्या होता है, जो बर्थ होता है, बर्थ प्लेस के बारे में बात की जाती है तो नेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इनके जो बर्थ की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें ही ये सॉन्ग्स गाए जाते हैं, या उनमें ही ये गुनगुनाए जाते हैं, उनमें ही ये बार बार दोहराए जाते हैं। The effort to bring them to students in English naturally involves some loss of the original flavor and spirit, but that is a problem of all translations and constant attempts needs to be made to minimize this loss. अब यहाँ पर बात आती है कि ये किस लिए ट्रांसलेट किए जाते हैं इंग्लिश में। कोई रीज़न होगा ताकि हम इंग्लिश में भी स्टूडेंट्स को बता सकें हमारी जनजातियों के बारे में कि वो किस तरह की हैं, उनके क्या क्या संस्कृति है, वो किस तरह से रहते हैं। तो इसलिए वो ट्रांसलेट किए जाते हैं कि इंग्लिश में उन्हें बताया जा सके, इंग्लिश से उन्हें जोड़ कर रखें। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी इन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब नेचुरल सी बात है, अगर हम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आएंगे ही। मतलब जितना हिंदी में हम उतना पोलाइटली उसका अर्थ निकाल पा रहे हैं, क्या इंग्लिश में भी उतना निकाल पाएंगे या नहीं, ये हमें कंफर्म नहीं है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, लेकिन टोटल लॉस होने से तो अच्छा ही है। यानी कि अगर हम इनकी ट्राइबल्स की यानी कि जनजाति वालों के सॉन्ग्स की बात करें तो इनके सॉन्ग्स सिर्फ यही जनजाति वाले ही समझ पाते हैं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को बात करें तो ये इनका पॉइंट है, लेकिन अगर इन्हें जोड़कर रखना है तो हमें दूसरी लैंग्वेजेस को भी इनके साथ ऐड करना होगा। यानी कि इस पार्ट को हमें कुछ लोगों को देना पड़ेगा। ये थोड़ा रीजनिंग का पार्ट सा बन गया है, कुछ ऐसा सा। मतलब कहने की बात यह है कि अगर सिर्फ इनकी लैंग्वेज ही रहेगी, इनको ही समझ आएगा, तो ये पूरे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हम अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देंगे तो थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, यानी कि थोड़ा हट के जाएंगे हम इस चीज़ से, बट बाकी लोगों तक तो ये पहुंचेगा। तो ऑथर यही ये चीज़ बताना चाह रहा है कि चाहे थोड़ा बहुत ये लॉस होता है, लेकिन पूरा खोने से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत खो लें। बट फॉर सम कॉन्शियस एफर्ट्स बीइंग मेड टू फर्स्ट प्रिजर्व दिस सॉन्ग्स, these pieces of literature these pieces of literature would have been lost to us completely। अब ये बात करते हैं कि अगर इनको हम अनुवाद नहीं करते हैं, यानी कि इनका हम प्रयास ही नहीं करते हैं कि हम इसको चेंज करेंगे, तो ये संजो कर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि इनको पहले हम संभाल के रख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यानी कि पहले इतने थे, फिर धीरे धीरे इतना पार्ट ही बच गया, फिर उसमें भी इतना ही बच गया। तो क्यों ना हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके थोड़ा बचा लें, थोड़ा सा पार्ट इसको बढ़ा लें, यानी कि इस पार्ट को और गेन कर लेते हैं। यही बात तो ऑथर कहना चाह रहा है कि इस पार्ट को क्या कीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए, यानी कि अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। तो पूरी तरह से लॉस होने यानी कि कम्प्लीटली लॉस होने से तो अच्छा ही है ना कि हम थोड़ा बहुत खोल लें, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा तो क्या है, ये चीज़ जिंदा तो रहेगी। हाउएवर लिमिटेडली इट इज़ ओनली थ्रू ट्रांसलेशन दैट वी आर एबल टू इवन एक्सेस दीज वर्क्स। और जो मैंने अभी आपको बात बताई कि ट्रांसलेशन ही एक जरिया है जिससे कि हम यानी कि ये जो मान लीजिए इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उन जनजाति वालों के बारे में जानेंगे ही। जैसे हमने ये भी जाना कि आपको आज से पहले क्या पता था कि मुंडा जनजाति कौन सी है, उनका क्या काम है, लेकिन हमें अभी ये पता चला ना कि मुंडा जो जनजाति है वो बच्चे के जो बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस पर सॉन्ग गाती है। तो इसके बारे में हमें तभी पता लगा क्योंकि हम चाहे इनकी जनजाति की लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट होने की वजह से हमें ये पता तो लग गया
कि ये कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते या कैसा करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल नॉलेज मिल जाती है इस वजह से। तो ऑथर का भी यही मानना है, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन ही एक इकलौता जरिया बचा है जिससे हम इसको बचा कर रखें, नहीं तो आने वाले समय में आपको भी नहीं पता लगता। नाउ इंट्रोडक्शन टू पेंटेड वर्ड्स। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की, जो कि पेंटेड वर्ड्स हैं, यानी कि पहले से छपे हुए इनके जो वर्ड्स हैं, कोट्स वगैरह हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत बात होगी। मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया आर कल्चरली सिमिलर टू ट्राइबल कम्युनिटीज एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। अब बात आती है कि भारत में जो ज़्यादातर जितने भी जनजातीय समुदाय हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो वर्ल्ड में जितने भी जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं उनमें ये जो इनकी हेरिटेज है, जो कल्चर है, इनमें लगभग सिमिलर हैं। यानी कि जो इंडिया में पाए जाते हैं और जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो कल्चर ही लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते से ही हैं, कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। दे लिव इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में रहते हैं, दैट आर कोहेसिव एंड ओरिजिनली यूनिफाइड। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कोहेसिवली रहते हैं, ये ग्रुप्स में रहते हैं, यानी कि इकट्ठा होकर रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं, कोहेसिवली रहते हैं, और यूनिफाइड यानी कि एकीकृत होकर रहते हैं, यानी कि अपने आप को जोड़कर रखते हैं एक दूसरे से। ऐसे नहीं है कि आज मैं गीत गा रहा हूँ कल भी मैं ही गाऊंगा, नहीं, कल दूसरे को मौका दे दो ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकें, अच्छे से जुड़े रहें। They show very little interest in accumulating wealth or in using labor as a device to gather interest and capital। ये बहुत ही अच्छी बात आई है इनके बारे में कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा धन इकट्ठा करने में इतनी रुचि नहीं दिखाते, ना ही ये ऐसे करते हैं कि हाँ लेबर करते रहो, परिश्रम करते रहो और थोड़ा बहुत किसी ना किसी तरह चाहे पैसा चाहे इंटरेस्ट जो भी इकट्ठा करते रहो, इन चीज़ों में ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। They accept a worldview in which nature, human beings and God are intimately linked and they believe in the human ability to spell and interpret truth। अब आगे ये क्या बात करते हैं कि मतलब ये जो जनजाति है ये प्रकृति से यानी कि नेचर से, मनुष्य और ईश्वर, ये एक दूसरे से मतलब ये किसी ना किसी तरह इंटरनली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं घनिष्ठ रूप से। और मतलब ये क्या करते हैं, मनुष्य की जो सच बोलने की और मतलब समझने की जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, उसे बनाकर रखने में विश्वास रखते हैं। यानी कि ये सोचते हैं कि हाँ जो ह्यूमन बीइंग है अगर वो अपने ट्रुथ पर रहेगा, अगर वो हेल्पिंग नेचर में रहेगा, अगर सभ्य भाव से बोलेगा तो ही वो हमारे साथ रहने के लायक है। मतलब ये चीज़ मानते हैं। दे लिव मोर बाय इंट्यूशन दैन रीजन। They consider the space around them more sacred than secular and their sense of time is personal rather than objective। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। They live more by intuition than reason। एक एक करके इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये जो है रीजन की बजाय इंट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि तर्क की बजाय अंतःकरण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंट्यूशन का मीनिंग होता है अंतःकरण करना, तो ये इंट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसके अलावा दे कंसीडर देयर स्पेस अराउंड देम मोर सेक्रेड देन सेक्युलर। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, इनका जो स्पेस होता है यानी कि इनका जो एरिया है जहाँ पर ये रह रहे हैं या फिर इनके आसपास का जो नेचर है उसमें ये क्या करते हैं, उसको एक ऐसा रखना चाहते हैं, सेक्युलर की बजाय सेक्रेड रखना चाहते हैं, यानी कि ये पवित्र रखना चाहते हैं इस चीज़ को, इंस्टीड ऑफ सेक्युलर। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। मतलब ये मानते हैं कि किसी एक धर्म को मानने की बजाय हम इसको पावन रख लें, पवित्र रख लें, वो ज़्यादा बेटर है। एंड देयर सेंस ऑफ टाइम इज पर्सनल रादर देन ऑब्जेक्टिव। और इनका जो सेंस ऑफ टाइम है यानी कि ये जो टाइम की वैल्यू करते हैं, टाइम को सेंस करते हैं, वो कैसा रखते हैं, ऑब्जेक्टिव की बजाय, यानी कि ये जो वस्तुओं की बजाय किसी पर्सन पर ज़्यादा ध्यान देना बेटर मानते हैं। यानी कि वस्तु को यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू करने की बजाय ये पर्सन की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ द ट्राइबल इमेजिनेशन देयरफॉर इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। और अंत में इनकी ये जो बात आती है वो क्या है कि ये जो जनजातीय जो कल्पना की दुनिया है ये इसलिए मतलब आधुनिक भारत समाज से पूरी तरह से भिन्न है, यानी कि डिफरेंट है।
यानी कि जो द वर्ल्ड ऑफ द ट्राइबल इमेजिनेशन, यानी कि जो जनजातियों की जो इमेजिनेशन है, कल्पना है पूरी दुनिया में, इसीलिए इंडिया के जो आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारतीय समाज है, इंडियन मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें इसीलिए भिन्न है बाकी लोगों से। अब आगे ये इमेज दे रखी है, एक ध्यान से देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा इनका क्राफ्ट है। Now, once a society accepts a secular mode of creativity within which the creator replaces God, imaginative transactions assume a self-conscious form। बहुत ही अच्छी बात है ये कि हम, एक एग्जांपल दूंगा आपको, शायद कईयों को ये बुरा भी लगे। मान लीजिए आप कोई बॉलीवुड मूवी देखते हैं, वो बॉलीवुड मूवी आपने देखी, उसका आप पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा उस मूवी का, उसमें किसी गॉड को रिप्रेजेंट किया गया। अब वो गॉड को रिप्रेजेंट किया वो किसी ह्यूमन ने किया है, तो आप गॉड को मानने की बजाय आप ह्यूमन को ज़्यादा मानने लग जाते हैं। मतलब बॉलीवुड डायरेक्टली ह्यूमन से कनेक्ट हो जाता है, गॉड से कनेक्शन काट रहा है हमारा। मैं बॉलीवुड वालों को गलत नहीं कह रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब हम किसी पोस्ट की बजाय किसी ह्यूमन को ज़्यादा, वो जो है हमारा ज़्यादा अपनत्व जो है, अपनापन दिखाने लग जाते हैं, यानी कि हम ह्यूमन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। और क्रिएटर रिप्लेसेस गॉड, यानी कि फिर जो ह्यूमन है जो गॉड का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उसे आपने रिप्लेस कर दिया गॉड के साथ। मतलब एज ए एग्जांपल आप ले सकते हैं, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी कोई गॉड से रिलेटेड, तो नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें जैसे वो गॉड बना हुआ दिखाई दे रहा था, तो मान लीजिए वो देखने के बाद कई लोगों के मन में विचार आया कि हाँ अक्षय कुमार ऐसा है, कृष्ण भगवान जैसा दिखाया है, ये हमारे लिए ऐसे कृष्ण भगवान है। तो मतलब उस कृष्ण भगवान को तो रिप्लेस कर दिया ना उस बंदे ने। तो यही बात है यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो क्रिएटर है वो रिप्लेस कर देता है गॉड को। चलिए एक बार लाइन पर आते हैं। वंस अ सोसाइटी एक्सेप्ट अ सेक्युलर मोड, यानी कि एक बार जो धर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं लोग, यानी कि धर्म को मानने लग जाते हैं, विद इन विच द क्रिएटर रिप्लेसेस गॉड, जिसमें कि जो क्रिएटर है, जो बंदा है, गॉड को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि उनकी जगह ले रहा है। इमेजिनेटिव ट्रांजेक्शंस एज्यूम अ सेल्फ कॉन्शियस फॉर्म। और उसी के साथ साथ क्या होता है आगे कि जो इमेजिनेटिव सॉरी, तो आगे बात आती है, यानी कि जो कल्पना करने वाली चीज़ें हैं, इमेजिनेटिव थिंग्स हैं, इमेजिनेटिव ट्रांजैक्शन है, आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे के बीच में, वो जागरूकता का, सेल्फ कॉन्शियसनेस का स्थान ले ले रहा है। यानी कि अब लोग उतने जागरूक नहीं रहेंगे जितने कि इमेजिनेटिव हो जाएंगे। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, तो इसमें हम ह्यूमन को ही गॉड मानने लग गए हैं, तो अब हमारे दिमाग में भगवान कृष्ण की बजाय जब हम कृष्ण भगवान को सोचेंगे तो उस बंदे की इमेज आएगी जिसको हमने एक बार वैसे बना हुआ देख लिया है। तो हमारी इमेजिनेटिव जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ गई, इमेजिनेशन पावर इसमें ज़्यादा काम करने लग गई है। इस बजाय कि हम सेल्फ कॉन्शियस रहें, हम उतने जागरूक नहीं रह पा रहे हैं जितने कि इमेजिनेटिव बन रहे हैं। द ट्राइबल इमेजिनेशन ऑन द अदर हैंड, जबकि ट्राइबल इमेजिनेशन की बात करें, ऑन द अदर हैंड इज स्टिल टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्रीम लाइक एंड hallucinatory, ओके hallucinatory। और ट्राइबल लोगों की बात करें, ट्राइबल जनजाति वालों की बात करें, तो आज के टाइम में भी वो सपनों पर पूरा ध्यान देते हैं और हेल्यूसिनेटरी रहते हैं। हेल्यूसिनेटरी वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। हेल्यूसिनेटरी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है दृष्टि भ्रम, यानी कि जो आंखों का भ्रम होता है। तो वो अपने आंखों के भ्रम को आंखों तक ही रखते हैं और सपनों को सपनों तक ही जीते हैं, और रियल लाइफ में जैसे वो चल रहा है उसी तरह से वो काम करते रहते हैं। इट एडमायर्स, इट एडमिट्स फ्यूजन बिटवीन वेरियस प्लान्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड लेवल्स ऑफ टाइम इन अ नेचुरल वे। अब आगे बात आती है कि जो इट एडमिट्स फ्यूजन बिटवीन वेरियस प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अब ये जो अस्तित्व है और उस जो समय है, उनके बीच में एग्जिस्टेंस का एक काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। मतलब अस्तित्व और समय के विभिन्न स्तरों का संयोजन जो है उसे स्वीकार कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो टाइम का लेवल है, लेवल ऑफ टाइम है, क्या हो गया इसको,
ओके, इट एडमिटेड फ्यूजन बिटवीन वेरियस प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि ये एग्जिस्ट होने पर और लेवल ऑफ टाइम पर जो नेचर के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे एक्सेप्ट करते हैं। इन ट्राइबल स्टोरीज ओशियंस फ्लाई इन द स्काई एज बर्ड्स। अब ये बात करते हैं ट्राइबल स्टोरीज की, कि ट्राइबल स्टोरीज में क्या हो रहा है, ओशियन है जो महासागर है वो एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा है। माउंटेन्स स्विम इन द वाटर एज फिश, जो माउंटेन है, जो पहाड़ पर्वत हैं, वो पानी में मछली की तरह स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। एनिमल्स स्पीक एज ह्यूमंस एंड स्टार्स ग्रो लाइक प्लैनेट्स, और जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस की तरह बात कर रहे हैं, और जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो प्लांट्स की तरह बढ़ रहे हैं। स्पेशल ऑर्डर, अब यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है, पहले हमें डिफरेंस बताया कि जो ह्यूमन वाले हैं वो किस तरह रह रहे हैं, और जो मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो कैसे रह रहे हैं, और ट्राइबल वाले कैसे रह रहे हैं, ये डिफरेंस बताया हमें। और उसके बाद हमें बताया कि ये जो ट्राइबल वाले हैं वो क्या क्या एज्यूम करते हैं। स्पेशल ऑर्डर एंड टेम्परल सीक्वेंस डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द नरेटिव। यहाँ पर एक वर्ड आया है स्पेशल। स्पेशल यानी कि जो भौगोलिक स्थान होते हैं, जो मतलब कोई भी एरिया है, उसके कोई भी जगह है, उसके एरिया को लेकर, उसके प्लेस को लेकर, वो किस तरह का एरिया है उस बारे में बात कर रहे हैं ये। दैट स्पेशल ऑर्डर एंड टेम्परल सीक्वेंस डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द नरेटिव, कि जो मतलब भौगोलिक ढंग है, यानी भौगोलिक जगह है या फिर समय है, उससे संबंधित जो भी क्रम होता है इनका, उसे ये चीज़ बाधित नहीं करती है, उसे ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है। यानी कि मतलब बात आती है सीधी सीधी, इनकी जो ट्राइब वाले हैं इनकी बात कर रहे हैं, इनके लिए ही ये लाइन बोली गई है कि जो एरिया की बात करें या फिर कोई भी सीक्वेंस है उसकी बात करें, वो चीज़ें इन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं कि ये किस तरह से गाएं या किस तरह से ना गाएं। ये अपने वे में गाते हैं कि हाँ मैंने इस तरह गाना है तो गाऊंगा इस तरह। दिस इज नॉट ओके, आई शुड यूज इरेजर फॉर दिस। Now this is not to say that tribal creations have no conventions or rules. अब ये कहना भी गलत है, ये कहना भी सही नहीं है कि जो ट्राइबल क्रिएशंस हैं दे हैव नो कन्वेंशंस और रूल्स। कन्वेंशंस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई कन्वेंशंस नहीं है, उनकी कोई परंपराएं नहीं है, या फिर ऐसा कहना भी गलत है कि उनके कोई रूल नहीं है, बट सिंपली दैट दे एडमिट द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बिटवीन इमोशन एंड नरेटिव मोटिव। यहाँ पर वर्ड आया है मोटिव। मोटिव का क्या मीनिंग होता है, किसी भी जो कोई भी चीज़ है उसका डिज़ाइन या उसकी जो शेप है उसके बारे में बात करते हैं तो वो मोटिव की बात आती है। तो यहाँ पर बात है नरेटिव मोटिव की, यानी कि जो क्रिएटर है, यानी कि जो गाने वाला है, उसके गाने का बोलने का तरीका, लहजा, उसके बारे में बात हो रही है कि दे एडमिट द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बिटवीन इमोशन एंड द नरेटिव मोटिव। यानी कि इनके कहने का भाव ये है कि जनजातीय जो रचनाएं हैं उनकी कोई भी परंपरा या नियम तो नहीं होते हैं, ऐसा कहना भी गलत है। लेकिन सीधे ढंग से अगर हम बात कर रहे हैं तो मनोभाव, यानी कि इनके जो भाव हैं मन के, और उनके जो मतलब गाने वाले हैं उनके बीच में नियमों को यानी कि रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, इनको मानते हैं। मतलब इनके अलग से खुद के रूल्स चलते हैं। ये बात यहाँ पर सीधी कही गई है कि ये अपने हिसाब से गीत गाते हैं। द स्टार्स, सीज, माउंटेन्स, ट्रीज, मैन एंड एनिमल कैन बी एंग्री, सैड और हैप्पी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो तारे हैं, जो सागर हैं, महासागर हैं, माउंटेन्स है, पर्वत है, ट्रीज यानी कि पेड़ हैं, या फिर इंसान हैं, या फिर जानवर हैं। ये गुस्सा भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं, और हैप्पी भी हो सकते हैं। इस बारे में बात की गई है इसमें। नाउ इट माइट बी सैड दैट ट्राइबल आर्टिस्ट वर्क मोर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियल एंड सेंसरी मेमोरी देन ऑन द बेसिस ऑफ अ कल्टिवेटेड इमेजिनेशन। कल्टिवेटेड, यहाँ पर वर्ड आया है कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड यानी कि जेंटल, नोबल, या फिर हम कह सकते हैं महान, जो कि वेल एजुकेटेड होता है।
मतलब यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है कि एक कल्टीवेटेड इमेजिनेशन यानी कि एक जो पढ़ा लिखा है उसकी इमेजिनेशन की बात करें, और एक तरफ बात करें इनके ट्राइबल आर्टिस्ट के काम की, तो उसके बारे में डिफरेंस है ये, दैट इट माइट बी सैड that tribal artists work more on the basis of their racial and sensory memory than on the basis of a cultivated imagination। यानी कि एक पढ़े लिखे की इमेजिनेशन और ट्राइबल आर्टिस्ट के काम की बात करें तो जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं उनकी सेंसर मेमोरी या फिर रेशियल मेमोरी जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटेड इमेजिनेशन। ये बात यहाँ पर बोली गई है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डिस्टिंक्शन, अब अगर हम मतलब इस अंतर को जानना है, इस डिफरेंस को अगर हमें जानना है, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड मेमोरी। तो अगर हमें इस डिफरेंस को जानना है तो अब हमें कल्पना और याददाश्त में यानी कि इमेजिनेशन में और मेमोरी में डिफरेंस जानना जरूरी है। इन द एनिमेट वर्ल्ड कॉन्शियसनेस मीट टू इमीडिएट मटेरियल रियलिटीज। अगर हम अब कॉन्शियसनेस कहाँ गए, इन द एनिमेट वर्ल्ड, यानी कि अब जो यहाँ पर जो दुनिया है ये जो इसमें बात करते हैं तो इसमें जो इमेजिनेशन है वो दो टाइप की बताई गई है। कॉन्शियसनेस, ओके, कॉन्शियसनेस को हम कह सकते हैं चेतना या एकदम से चेत हो जाना। तो कॉन्शियसनेस जो है वो दो तरह की रियलिटीज से मिलती है, एक तो है स्पेस और एक है टाइम। अब स्पेस को यहाँ पर हम स्थान के नाम से कह सकते हैं और टाइम को समय कह सकते हैं, लेकिन आगे इनका मीनिंग अब आने वाला है। वी पुट मीनिंग इनटू स्पेस बाय परसीविंग इट इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। अब हम बात करें किसकी, स्पेस की यानी कि स्थान की, तो स्थान को हम इमेजेस के रूप में ले सकते हैं। दैट द इमेज मेकिंग फैकल्टी इज अ जेनेटिक गिफ्ट टू द ह्यूमन माइंड। अब ये बहुत अच्छी बात बताई गई है इसमें कि जो इमेज मेकिंग फैकल्टी है वो ह्यूमन माइंड में एक जेनेटिक गिफ्ट होता है, यानी कि भगवान का दिया हुआ मान लो चाहे घर वालों का दिया हुआ मान लो, एक जेनेटिक गिफ्ट है। यानी कि हमें कह दिया कि आज तो समोसे खाएंगे, तो हमारे मन में आता है, हमारे मन में क्या, हमारे दिमाग में आता है कि आया है गरम गरम समोसे, साथ में लाल चटनी मीठी वाली टमाटर की, और हमारे सामने आती है समोसे की शेप। तो ये है हमारी इमेजिनेशन मेकिंग फैकल्टी, यानी कि हमारी इमेजिनेशन पावर की बात की गई है कि हम कोई भी बात बोलेंगे, आपको बोल दिया लैपटॉप, तो आपके सामने लैपटॉप की शेप आ जाएगी आपके दिमाग के अंदर। तो ये आपकी इमेजिनेशन पावर है, ये आपकी इमेज मेकिंग मेमोरी है जो कि ह्यूमन माइंड को मिली है। दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्पेस दैट एनवलप्स अस। और ये जो हमें मिली है ये इमेजिनेशन पावर, ये क्या हेल्प करती है हमें, दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्पेस दैट एनवलप्स अस। ये हमें हमारे आसपास का जो भी एरिया है उसे समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कि मान लो आप जब छोटे थे तब आपने किस तरह से कैसे कैसे बिहेवियर किया। मान लीजिए आपने एक छोटी सी कार देख ली, आपके दिमाग में वो कार छप गई। अब आप किसी दूसरे शहर में कोई टॉय शॉप पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको वैसी छोटी कार दिख जाएगी, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये वहाँ पर देखी थी। तो ये कहीं भी एरिया है चाहे कुछ है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर काम कर रही है, तो वही आपको हेल्प कर रही है। इन केस ऑफ टाइम, अब बात आती है इन द केस ऑफ टाइम वी मेक कनेक्शंस विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। अब कनेक्शंस की टाइम की बात करते हैं, तो हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं, हम हमारी मेमोरी के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं, यादाश्त के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं। वन रिमेंबर्स बीइंग द सेम पर्सन एज वन वॉज यस्टरडे। तो टाइम के लिए अभी मैंने जो आपको कनेक्शन बताया वो एक चाइल्ड के लिए कार का था। अब यहाँ पर एक पर्सन का एग्जांपल दिया टाइम के अकॉर्डिंगली कि चाहे कितना भी टाइम बीत जाए। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने रिसेंटली एक मैरिज में गया था, तो वहाँ पर मेरे को थोड़े दूर के रिलेटिव्स मिले मेरे, जिनसे मैं 10-12 साल पहले मिला था। तो उन्होंने मुझे बोला तू तो बड़ा हो गया पर दिखने में वैसा का वैसा ही है अभी। यानी कि मतलब चाहे कितना ही टाइम बीत जाए, कितना ही टाइम निकल जाए, हमारी जो मेमोरी है वो उस पर्सन को देखकर चाहे थोड़ी बहुत भी शक्ल वैसी दिख रही है तो एकदम से हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ
ये बंदा तो वही है जो मैंने उस टाइम देखा था, इतने साल पहले देखा था, तब ये थोड़ा छोटा दिखता था, अब थोड़ी दाढ़ी मूंछ उग गई है, थोड़ा हाइट में बढ़ गया है, थोड़ी हेल्थ बढ़ गई है। तो मतलब वैसे वैसे हमारे दिमाग में ये चीज़ें काम करने लग जाती हैं। नाउ द ट्राइबल माइंड हैज़ अ मोर एक्यूट सेंस ऑफ टाइम देन सेंस ऑफ स्पेस। अब यहाँ पर ट्राइबल माइंड की बात करते हैं, तो ट्राइबल माइंड क्या है, उनका एक एक्यूट सेंस है। एक्यूट यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, तो एक्यूट का मीनिंग होता है गंभीर, काफ़ी ज़्यादा सीरियस। तो उनका जो वे है वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एक्यूट सेंस ऑफ टाइम यानी कि वो टाइम की ज़्यादा वैल्यू देते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेस, यानी कि स्थान को कंपेयर करने के बजाय वो टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब टाइम और स्पेस को लेकर ऊपर जो दो एग्जांपल्स आए हैं, जो ये ऊपर वाले, यानी कि एक ये जो इमेज मेकिंग फैकल्टी और इसमें जो टाइम और स्पेस को लेकर दो एग्जांपल्स आए हैं, इनके थ्रू ये आप नीचे वाले लाइंस को कंपेयर कर सकते हैं कि जो ट्राइबल वाले हैं वो स्पेस की बजाय टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। समवेयर अलोंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ट्राइबल कम्युनिटीज सीम टू हैव रियलाइज्ड दैट डोमिनेशन ओवर टेरिटोरियल स्पेस वॉज नॉट देयर लॉट। अब यहाँ पर जनजातियों के मन के बारे में बात आ गई कि पहले हमने बताया कि वो जो स्थान की अपेक्षा जो है वो समय को ज़्यादा अपना मतलब बेटर मानते हैं, यानी कि उनका माइंड उसमें ज़्यादा अच्छा है। अब मानवीय सभ्यता की बात करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है उसमें जो जनजातीय यानी कि ट्राइबल समुदाय हैं, ट्राइबल्स ग्रुप हैं, उनको ये बात समझ आ गई, ऐसा लग रहा है कि जो मतलब जो एरिया है, यानी कि जो क्षेत्रीय स्थान है, उन पर जो वर्चस्व है, उन पर जो उनकी पकड़ है, वो उनके भाग्य में नहीं थी। ये लाइन दोबारा समझिए, समवेयर अलोंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि आज का जितना भी टाइम बीत गया उसको देखते हुए ट्राइबल्स वालों को ये समझ आ गया, ये रियलाइजेशन हो गया कि जो स्पेस, टेरिटोरियल स्पेस है, वो उनके हक में नहीं था, उन पर वो अधिकार नहीं कर पा रहे थे। दस दे सीम टू हैव टर्न्ड ऑलमोस्ट ऑब्सेसिवली टू गेनिंग डोमिनेशन ओवर टाइम। तो उन्होंने टाइम को ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर दिया। अब टाइम के अकॉर्डिंग तो बात पर्सन से हो रही थी हमारे ऊपर के पैराग्राफ में, यानी कि ये पर्सन को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए इंस्टेड ऑफ प्लेसेस। दिस अर्ज इज सबस्टेंशिएटेड इन देयर रिचुअल ऑफ कन्वर्जिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सबस्टेंशिएटेड, इसका मतलब होता है प्रूव करना किसी चीज़ को या किसी चीज़ को सिद्ध करना। सो दिस अर्ज is substantiated in their ritual of conversing with their dead ancestors। अब ये जो इच्छा है ये इनके अपने मतलब इस चीज़ को इम्प्रूव करती है, इस चीज़ को प्रूव करती है कि जो मतलब ये अपने मृत पूर्वजों से जो बात करते हैं, मतलब जो इनके एंसेस्टर्स हैं जो मर गए हैं उनसे अभी भी बात करते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। और आगे क्या है, ईयर आफ्टर ईयर ट्राइबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वर्शिप टेराकोटा और कर्व्ड वुड ऑब्जेक्ट्स। टेराकोटा लाल मिट्टी को बोला जाता है बेसिकली। तो सालों साल बीतते गए, सॉरी पूरी लाइन पढ़ लें पहले। ईयर्स आफ्टर ईयर ट्राइबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वर्शिप टेराकोटा और कार्व्ड wood objects representing their ancestors, aspiring to enter a trance in which they can converse with the dead। अब साल भर साल चाहे बीतते जाएं, चाहे कुछ है चाहे क्या है, अब इंडिया के कई जगह पर क्या है, जो जनजातियां हैं वो लाल मिट्टी है या फिर लकड़ी से बनी चीज़ें हैं, उनकी जो क्या करते हैं, पूजा करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये जो पूजा करते हैं ये किस वजह से करते हैं, ये अपने एंसेस्टर्स को याद करके ये पूजा करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की याद को बनाए रखने के लिए पूजा करते हैं। और उनकी ना ये इच्छा रहती है, ये उनके मन में रहता है कि वो एक मतलब आत्म विस्मृति में जो है मतलब एक ट्रांस में एंटर हो जाएं, किसी तरह उस ट्रांस को पकड़कर उस पकड़ पर अपना मतलब खुद को अच्छे से बनाए रखें, और मतलब ये अपने मृत पूर्वजों से अच्छे से बातचीत कर सकें। इस चीज़ को भी ये मतलब बढ़ावा देना चाहते हैं।
नाउ ओवर द सेंचुरीज, अब और समय बीतता है, एन अमेजिंगली शार्प मेमोरी हैज हेल्प्ड ट्राइबल्स क्लासीफाई मटेरियल एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नॉलेज। यानी कि अब और समय बीतता है, शताब्दियां बीतती हैं और शताब्दियों से उनके, अब शताब्दियां बीत गई आगे और उससे क्या हुआ, आगे और समय बीतता गया। सॉरी, शताब्दियों से उनको क्या हुआ, उनकी जो आश्चर्यजनक तेज याददाश्त थी आदिवासियों की, वो भौतिक और प्राकृतिक यानी कि मतलब फिजिकल की बात करें या फिर नेचुरल की बात करें, उन चीज़ों में क्या है डिफरेंस करना उन्होंने कहीं ना कहीं सीख लिया। यानी कि काफ़ी मतलब चाहे वो फिजिकल चीज़ें आ रही हैं चाहे नेचुरल चीज़ें आ रही हैं, तो उनमें वो डिफरेंस सीखते गए टाइम के साथ साथ। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी इन ट्राइब सिस्टम ऑफ नॉलेज हैज़ नॉट yet been sufficiently recognized, but the aesthetic proportions of the houses that tribals build, the objects they make, and the rituals they perform fascinate the curious onlooker। हालांकि अब बात करते हैं इनकी मेमोरी की, तो ऐसा माना जाता है कि इनकी मेमोरी तो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, इसको ये ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। चाहे इनकी मेमोरी को इतना महत्व नहीं मिल रहा है, लेकिन आज के टाइम में भी ये जो चाहे हाउसेस बिल्ड करते हैं ना, उनके प्रोपोर्शंस की बात करें, यानी कि उनके हाउस बनाने के तरीके की बात करें या फिर उनके रीति रिवाजों की बात करें, तो देखने वाले को वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं उनके जो मतलब रीति रिवाज हैं या इनके घर बनाने के तरीके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इससे फैसिनेट होते हैं, चाहे इनको वैल्यू मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है। इट कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग। अब ये भी सोचने वाली बात है कि कितना भी हम सोच लें, ये कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, ना ही ट्यूटोरिंग कर रहे हैं, किसी को देखकर ये समझ रहे हैं। ट्राइबल्स आर एबल टू डांस, दे कैन सिंग, दे क्राफ्ट, बिल्ड एंड स्पीक सो वेल। तो अब ये सोचने की बात है कि मतलब लोग एक तो इनके क्राफ्ट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि चाहे इन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया है नहीं लिया है, चाहे किसी से सीखा है चाहे नहीं सीखा, फिर भी क्या है, ये बहुत अच्छे से डांस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से गा सकते हैं, बहुत अच्छे से क्राफ्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना जो भी शिल्प बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। एंड ऑलवेज स्पीक सो वेल, बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, इनकी वाणी है, इनके जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत ही अच्छा है, इस बारे में ये बात करते हैं। तो ये हुआ यहाँ तक आज हमारा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है इसलिए, तो बाकी जो है वो सेकंड या थर्ड पार्ट तक हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो मीनिंग्स हैं इसके वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से पहले मीनिंग लिख लीजिएगा इसके, और साथ ही साथ इसके जो मीनिंग है आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आपको 11th क्लास के जो सारे चैप्टर्स हैं, चाहे ऐसे है चाहे पोएम है चाहे शॉर्ट स्टोरी है, उन सभी चैप्टर्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। जो भी आप देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।